यहाँ एक तालिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं जो प्रमुख देशों की व्यावसायिक संरचना है, मतलब अलग अलग कार्य में लगे जो लोग हैं उनकी कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत प्राथमिक व्यवसाय में कितना है, द्वितीयक और तृतीयक में कितना है। तो इसमें हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक व्यवसाय में 4% लोग लगे हुए हैं, द्वितीयक व्यवसाय में 23% और तृतीयक व्यवसाय में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं जिनका प्रतिशत है 71%। फिर ब्रिटेन की हम बात करें तो इसमें देखें प्राथमिक व्यवसाय में 4% लोग लगे हैं, द्वितीयक व्यवसाय में 34% और यहाँ भी तृतीयक व्यवसाय में सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं जिनका प्रतिशत है 62%। फिर स्वीडन प्राथमिक व्यवसाय में 4%, द्वितीयक में 32% और तृतीयक व्यवसाय में 64%। ब्राज़ील यहाँ प्राथमिक व्यवसाय में 30%, द्वितीयक व्यवसाय में 16% और तृतीयक व्यवसाय में 48%। मिस्र की हम बात करें तो यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय में 43% है, द्वितीयक व्यवसाय में 12% और तृतीयक व्यवसाय में 45%। इन सभी देशों में हम देख रहे हैं कि ये विकसित देश हैं और यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय में लगे लोगों की संख्या ही सर्वाधिक है और प्राथमिक व्यवसाय में इनकी संख्या बहुत कम है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन ऐसे देश हैं जहाँ पर नाम मात्र के लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे थे मानवीय क्रियाकलापों पे लगे लोग की। बच्चों, किसी भी देश में वहाँ के जो निवासी होते हैं जब सबसे पहले वो कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्राथमिक व्यवसाय से वो प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उनका विकास होता है तो अधिक विकसित होने पे वे द्वितीयक व्यवसाय करते हैं और फिर इस विकास के साथ जैसे जैसे निर्माण उद्योग बढ़ता जाता है तो वहाँ के लोग जो हैं वो पशुपालन और कृषि जैसे प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर उद्योग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और समाज में जैसे ही द्वितीयक व्यवसाय की प्रधानता होती है या उसका प्रारंभ होता है तो कृषि जैसे प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम हो जाती है और अधिक से अधिक विकास होता है, जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। और वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो जाने से निर्माण उद्योगों में कम श्रमिकों की आवश्यकता रह जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो तृतीयक व्यवसाय है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ने लगती है और फिर हम देखेंगे कि इन्हीं व्यवसायों में जो लगे लोग हैं वो अधिक कार्यरत होते हैं, फिर चाहे वो तृतीयक व्यवसाय हो, चतुर्थक व्यवसाय हो या पंचम क्रियाकलाप या पंचम व्यवसाय हो। बच्चों, हम देखेंगे कि चतुर्थक और तृतीयक क्रियाकलाप में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। से हम बात करें चतुर्थक क्रियाकलाप की। चतुर्थ क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होते हैं ये बहुत ही विशिष्ट और जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिनका संबंध ज्ञान से होता है, मतलब ज्ञान से आधारित जो कार्य होते हैं। फिर हम बात करें शिक्षा, सूचना, शोध और विकास, ये सभी चतुर्थक क्रियाकलाप हैं। चतुर्थक शब्द का तात्पर्य ही हम उच्च बौद्धिक व्यवसाय से लगाते हैं और इनका उत्तरदायित्व होता है कि जो चिंतन और शोध के साथ साथ विकास के लिए नए नए विचार देना। अभी हम बात करें तो इस समय थोड़े ही लोग जो हैं वो चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और इस क्रियाकलाप में जो लोग होते हैं वो विशिष्टता लिए होते हैं। इन लोगों का जो वेतनमान है वो भी उच्च होता है और ये पदोन्नति के लिए बहुत अधिक गतिशील होते हैं। यदि हम चतुर्थक व्यवसाय का सर्वाधिक विकास देखें तो हमने पहले भी बात की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कारण ये है कि यहाँ उच्च शिक्षा और रिसर्च अनुसंधान का ये प्रमुख केंद्र है और विश्व भर के जितने भी विद्यार्थी हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अनुसंधान के उद्देश्य से जाते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार हम देखेंगे वर्ष 2006-07 में अन्य देशों से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 5,82,984 थी। इसमें भारतीय विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक थी जिसकी संख्या है 83,833 और इसके बाद हम देख पा रहे हैं चीनी विद्यार्थी थे 67,725 और फिर
तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया था, जहां के विद्यार्थियों की संख्या 62,342 थी। हम बात करें यूएसए की तो हमें पता है कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अब तक सुपर कंप्यूटर बनाने वाले देश की हम बात करें तो विश्व भर में ये सिर्फ 5 ही हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा इजराइल, चौथा चीन और 5वां भारत। भारत में अभी तक हम देखें तो सुपर कंप्यूटर परम 10,000 और सुपर कंप्यूटर परम अनंत और इससे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है वो परम पद्म विकसित किया गया है। और विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग करने वाला देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद जापान, फिर जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस का स्थान है। और भारत का स्थान जो है वो कंप्यूटर के उपयोग के मामले में 19वां स्थान है। अब सेवाओं में या तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत सेवाओं का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आजकल बहुत विकसित अवस्था में देखने को मिल रहा है, या हम कहें कि इसमें तृतीय क्रियाकलाप के भी टर्शरी एक्टिविटीज़ की भी अधिकतर जो जनसंख्या है वो इस कार्य में लगी हुई है। और इसको हम कहते हैं टूरिज्म या पर्यटन। जब हम व्यापार की बजाय मतलब व्यापार करने के उद्देश्य की जगह जब मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो मनोरंजन के उद्देश्य से की गई जो यात्रा है वो पर्यटन कहलाती है। बच्चों, जब भी आपकी गर्मी की छुट्टियां लगती होंगी तो आप प्लानिंग करते होंगे कि हमें कहाँ घूमने जाना है, और नेचुरली है कि आप चूज़ करते हैं कि हम किसी हिल स्टेशन, किसी पहाड़ी क्षेत्र में ही घूमने जाएं। तो ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब ये जो हमको कुछ दिनों की छुट्टियां मिली हैं तो क्यों ना हम इस समय को बहुत अच्छे से व्यतीत करें, बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और इसीलिए आप एक प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि हमें किस स्थान पर घूमने जाना है। अब अपने रुचि के अनुसार आप अलग अलग जगह को चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक जगह हो, चाहे वो जोग्राफिकल प्लेस हो, कैसी भी जगह, वो आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। अब हम पर्यटन पे लगे लोगों की यदि बात करें तो हम देखते हैं कि जितनी भी कुल पंजीकृत रोजगार हैं, जितने भी जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं, रजिस्टर्ड जो हैं, उन पे हम देखेंगे कि उस लगभग 25 करोड़ जो जनसंख्या है वो इन्हीं लोगों की या पर्यटन में लगे लोगों की मिलती है। इसके बाद हम देखें कि कुल राजस्व मतलब जो जीडीपी होती है, सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें इस दृष्टि से भी हम देखें तो विश्व का जो सबसे बड़ा क्रियाकलाप होता है जिससे जीडीपी प्राप्त हो रही है या राजस्व प्राप्त होता है, उसमें भी टर्शरी एक्टिविटीज़ या तृतीय क्रियाकलाप का ही एक बड़ा हिस्सा जो है, सबसे अधिक जिसे हम कह रहे हैं, वो पर्यटन से ही प्राप्त होता है। अब भाई पर्यटन को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं? तो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला मांग और दूसरा है परिवहन। बच्चों, आजकल तो हम देखते हैं कि बहुत सारे देश भी हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों को अवकाश की अवधि भी जो है वो अधिक कर दी है, या एक नेचुरली है कि हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं और 1 दिन का हमको अवकाश मिलता है। कई देशों में ये 5 दिन का वर्किंग डे होता है और 2 दिन जो है वो छुट्टियां होती हैं, और कई देशों में तो अभी इसे बढ़ाकर 4 दिन जो है वो कार्य दिवस रख दिया गया है और 3 दिन की छुट्टियां जो है वो कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। और ये बहुत सहज सी बात है, हम कह सकते हैं कि जब आप काम करते हैं आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा या कम जब आप काम कर ही रहे हैं तो आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को कुछ देर आराम की आवश्यकता होती है, और आराम के साथ साथ जब आप किसी मनोरंजन में आपका मस्तिष्क जो है वो लगता है तो इससे वो हेल्दी होता है और स्वस्थ मस्तिष्क जो है उसकी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है।
तो ये बहुत आवश्यक होता है कि जितने भी दिन आपके कार्य दिवस हैं उसमें आपकी छुट्टियों के या अवकाश के भी दिन जो है वो शामिल हो। ठीक उसी प्रकार आप पढ़ाई भी करते हैं, साल भर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको महीने दिन का अवकाश दिया जाता है कि आपने जितने दिन पढ़ाई की अब थोड़े दिन आप अवकाश में रहें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, मनोरंजन के अलग अलग साधन के माध्यम से आप जो है अपनी छुट्टियों को बिताएं और उसके बाद आपका मस्तिष्क या दिमाग जो है वो पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है और आप अपने नेक्स्ट क्लास की जो पढ़ाई है, अगली कक्षा की पढ़ाई पूरे एनर्जेटिक होकर फिर से उसी प्रकार कर सकते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तभी हम बात कर रहे हैं कि पर्यटन जो किया जाता है, चाहे आप हॉलीडेज़ में करें, वीकेंड में करें, जिस भी समय पे करें, तो कौन कौन से कारक, किन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर करते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, लोगों का वर्कलोड जो है वो बढ़ रहा है और अवकाश के दिनों में भी वृद्धि हो रही है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो पर्यटन की डिमांड को भी और ज़्यादा बढ़ाते हैं। मतलब लोग चाहते हैं कि अपने हॉलीडेज़ को, अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से व्यतीत करें और इसके लिए वो अपनी मनचाही जगह पे घूमना फिरना चाहते हैं। तो मांग जो है वो पर्यटन को प्रभावित करता है। और दूसरा परिवहन भी जो है वो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पर्यटन को इसने और ज़्यादा इजी या सुविधाजनक जो है वो बना दिया है। जैसे कि हम एक धार्मिक या हिल स्टेशन की ही बात करते हैं, धार्मिक स्थल में जैसे आप वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो पहले हम देखते थे कि भाई पैदल ही चढ़कर जाना है और कुछ लोग जो हैं वो घोड़े से डर रहे हैं कि घोड़े में नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो पैदल ही उन्हें यात्रा या चढ़ाई जो है वो पूरी करनी पड़ती थी पूरी पहाड़ियों की। और जो नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, वो वहाँ यात्रा के लिए नहीं जा पाते थे। या हम अपने ही बद्रीनाथ या केदारनाथ इन क्षेत्रों की बात करें जो पहाड़ी स्थल हैं और जो नहीं जा पा रहे हैं, असमर्थ हैं, और जब परिवहन की सुविधा जो है इतनी अधिक विकसित नहीं हुई थी तो वो जो जिनकी इच्छा भी है वहाँ जाने की, लेकिन चूंकि वो असमर्थ हैं इसलिए वो उनकी पहुँच के बाहर था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि परिवहन ने जितना विकास किया है तो पर्यटन को उतना ही अधिक बढ़ावा मिला है। अब हम देखेंगे कि हमने बात की ना भाई कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या वैष्णो देवी की, तो इन सभी जगहों पर अब कुछ जो है कहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने लगी हैं, उसकी शुरुआत हो गई है, रोपवे जो है वो विकसित कर दिया गया है या हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान कर दी गई है। तो अब ऐसे लोग जो वहाँ तक यात्रा करने में असमर्थ थे, अब वो भी बहुत सुविधाजनक तरीके से अपनी मनपसंद जगह पर यात्रा कर सकते हैं। तो परिवहन ने पर्यटन को बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि सुगम बना दिया है और जितने भी दुर्गम या पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर पहले जाना असंभव था या हम पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, उन सभी तक पहुँच को परिवहन के अलग अलग माध्यमों ने, साधनों ने उसे संभव बना दिया है और पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। अब पर्यटन के लिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको अपनी तरफ आकर्षण के कारक कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं या आकर्षित करते हैं। तो भाई पहला हम देखते हैं जलवायु भी जो है वो पर्यटन को बहुत प्रभावित करती है। जैसे जो गर्म प्रदेश में रहते हैं वो गर्मियों में ठंडे प्रदेश या किसी हिल स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो चाहते हैं कि कुछ गर्म स्थानों की तरफ जो है वो शीतकाल में प्रवास करें। तो जलवायु जो है ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं भूदृश्य, लैंडस्केप जो होता है। हमारी पृथ्वी पर बहुत अलग अलग प्रकार के भूदृश्य मिलते हैं। कहीं पर पर्वत है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं मैदान है, झीलें हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। तो हम अपनी रुचि के अनुसार जिसमें हमको समुद्र तटीय क्षेत्र में जाना है, समुद्रों की ऊंची ऊंची लहरों का मज़ा लेने जाना है, तो हम तटीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे अपनी छुट्टियां बिताने। हम बहुत गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमें किसी हिल स्टेशन में पहाड़ियों की या ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं तो
ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटियों को हमको देखने जाना है तो हम हिल स्टेशन पर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करते हैं कि आपकी रुचि किस चीज़ को देखने में है। तो भूदृश्य भी जो है वो पर्यटन को प्रभावित करता है। फिर हम देखेंगे इतिहास और कला। यदि हमको रुचि है कि हमें बड़े बड़े किले देखने हैं, स्मारक देखना है, आपको अपने इतिहास में रुचि है, अलग अलग जो कलात्मक चीज़ें होती हैं उनमें रुचि होती है, तो आप चले जाएंगे राजस्थान, है ना। तो इतिहास और कला, तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं हमारे देश में भी और विदेशों में भी जो ऐतिहासिक स्थल हैं या ऐतिहासिक आधार पर जहां पर्यटन को विकसित किया गया है। तो इतिहास और कला भी जो है वो पर्यटन को प्रभावित करती है। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृति और अर्थव्यवस्था। संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी, भाई हमको लगता है कि हम किसी एक क्षेत्र में रह रहे हैं, अब हमको लग रहा है कि हम पूर्वांचल में चले जाएं कि वहाँ लोगों की संस्कृति कैसी है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, या हम पश्चिमी क्षेत्र में चले जाएं, दक्षिणी क्षेत्र में चले जाएं। तो ये सब आजकल एक चलन हो गया है कि लोग जो है वो दूसरे क्षेत्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी पर्यटन करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए गोवा में हम चले जाएं तो गोवा में छोटे छोटे हेरिटेज बनाए गए हैं। लोग वहां जाते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं, वहां के लोगों की संस्कृति को समझते हैं और वापस आ जाते हैं। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी जो है वो आपके पर्यटन को बढ़ावा देती है या पर्यटन को प्रभावित करती है। और इन सभी चीज़ों से, जैसे हमने बात की ना कि जो छोटे छोटे हेरिटेज बना दिए गए हैं, या आप राजस्थान में चले जाइए तो लोग कुछ दिन तक वहाँ रहते हैं। फ्री में तो आप, ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक लोगों को अपने यहाँ रखेंगे, है ना। तो लोग कुछ रेंट पे ही दे दिए, अब आप महीने दिन, 15 दिन, महीने दिन आप वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, उनके साथ उनके संस्कृति को, रहन सहन को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बदले क्या हुआ कि आपको तो एक पर्यटन का या मनोरंजन हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो आप जिसके घर में रह रहे हैं या जिस स्थान पे रह रहे हैं वहाँ पर इसी बहाने लोगों को जो है वो रोजगार मिल जाता है। भाई आपको उस स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन का माध्यम चाहिए ही रहेगा, आपको रहने के लिए घर चाहिए ही होगा, और खाने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होगी। तो वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी इसी माध्यम से मिल जाता है। अब जब हम पर्यटन की ही बात कर रहे थे तो आजकल एक बहुत चलन में है जिसको हम बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म। जब चिकित्सा या उपचार को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो हम उसे मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे कि कई लोगों को इलाज कराना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है, कोई टेस्ट कराना है, तो आप क्या करते हैं, दूसरे देश को जाते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उस जगह पे, दूसरे राज्य पे या दूसरे क्षेत्र में, दूसरे देश में आप जाते हैं, तो आपको लगता है कि उस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से, या जिस स्थान पर आप रह रहे हैं वहाँ से और अच्छे से वहाँ पर उसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो आप इलाज के लिए उस जगह पर जाते हैं जिसको हम कहते हैं, मतलब जो भी गतिविधि हो रही है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जा रहे हैं और पर्पस जो है वो आपका मेडिकल है, मतलब चिकित्सा के उद्देश्य से आप जा रहे हैं, तो हम इसे चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। अब इन सभी में हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म में एक अग्रणी देश या जो पूरे विश्व में सबसे आगे है, जहां पर लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा के लिए आते हैं, वो हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश अभी मेडिकल टूरिज्म के पर्पस से सबसे विश्व में पूरे सभी देशों से आगे चल रहा है, या अग्रणी देश हम इसको कह सकते हैं। अब और भी अन्य देश हैं भारत जैसे ही, जैसे थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सभी ऐसे देश हैं जो
भारत के साथ साथ जहाँ पर मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन की संभावनाएं जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब कारण ये है कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो है वो अन्य देशों की अपेक्षा थोड़ी सस्ती है, और सस्ती ही नहीं, सस्ती के साथ साथ मतलब क्वालिटी भी है, बहुत अच्छी विशेषता है। जैसे कोई टेस्ट आप यूएसए में कोई व्यक्ति करा रहा है और उसी टेस्ट को यदि आप भारत में आकर कराते हैं तो वो रिपोर्ट उसकी बहुत अच्छी आती है, और साथ ही साथ वो जो टेस्ट है वो यूएसए की अपेक्षा यहाँ पर सस्ता भी पड़ता है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो चिकित्सा पर्यटन है उसको बढ़ावा मिला है। अब इसको और अधिक बढ़ावा मिल सकता है, वो कारण क्या हो सकता है, या हम कहें कि माध्यम क्या हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई भी जो कार्य है उसको ठेके पर किसी दूसरी एजेंसी या दूसरी कंपनी को दे देना। जब हम बाहरी एजेंसी या कंपनी के माध्यम से किसी काम को उनको ठेके पर दे देते हैं, कार्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देते हैं, तो उसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन। ये पहले आपके किसी भी क्षेत्र में किसी कंपनी में नौकरी के इसमें भी चलता था, लेकिन जिसे संविदा में रख लिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से, लेकिन अब ये थोड़ा बंद हो रहा है या इसका चलन अब बहुत कम हो गया है। लेकिन हम देखेंगे जैसे किसी भी देश की जो सरकार है उसको यदि कोई कार्य कराना है तो सारा कार्य वो अकेले जिसकी जिम्मेदारी यदि वो उसको ले लेती है तो कार्य का बोझ जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके कारण वो क्या करती है, सरकार अपने व्यक्तियों से वो कार्य ना करा के किसी बाहरी कंपनी को, बाहरी एजेंसी को वो काम जो है वो ठेके पर दे देती है कि भाई आपको ये काम जो है वो इतने दिन में कर देना है, और दे दिया। और सरकार का जो काम है वो सिर्फ निगरानी करने का या देख रेख करने का रह जाता है। जैसे कोई हाईवे का निर्माण हो रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, तो सरकार क्या करती है, किसी एजेंसी को ठेके पर दे दी कि भाई आपको इतने दिन में ये काम हमको करके देना है। अब सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। अब सिर्फ इतना काम उसका रह जाता है कि कुछ दिनों में या समय समय पर सरकार जाकर वहाँ पर देखरेख कर देती है या निगरानी करती है कि काम जो है वो सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अब ये जो आउटसोर्सिंग है या बाह्य स्रोतन है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं या उससे क्या लाभ होते हैं, तो हम कहें कि पहला तो जो है वो दक्षता में सुधार आता है, मतलब जो स्किल है उसमें सुधार आता है। क्योंकि हम जो चीज़ें जो कोई हमको एक काम कराना है और उसके लिए हमको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो लेबर है वो उतने अच्छे वहाँ पर स्किल्ड नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे देशों से वो लेबर अपने यहाँ इंपोर्ट कर लिए या बुला लिए। तो जो स्किल्ड है, स्किल जो है उसमें सुधार होता है, दक्षता में सुधार होता है। फिर हमारे यहाँ भी लोग जो हैं उस चीज़ को उनके माध्यम से सीखने लगेंगे। तो पहले जो स्किल हमारे देश या प्रदेश या क्षेत्र में नहीं थी, अब हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब दूसरी चीज़ों को, दूसरे लोगों को या दूसरी तकनीक को बाहरी क्षेत्र से मंगा रहे हैं, तो हमारी तकनीक में भी या हमारे लेबर्स में भी, उनकी स्किल्ड में भी या हमारे क्षेत्र के स्किल्ड में जो है दक्षता में सुधार होता है। और दूसरी चीज़ होती है लागत को घटा सकते हैं हम। हो सकता है हमारे क्षेत्र में कोई जो चीज़ है वो बहुत महंगी मिल रही है क्योंकि वहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, या वो स्किल्ड लेबर्स भी जो हैं वो बहुत कम है और महंगे हैं, तो हम बाहरी देश या प्रदेश से ऐसे स्किल्ड लेबर्स को अपने यहाँ बुला ले रहे हैं जो कि कम लागत में हमारे यहाँ काम करेंगे। जैसे हम कॉल सेंटर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। कॉल सेंटर में जो काम करते हैं वो आपके अलग अलग जो विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत
कम है और जो लेबर्स हैं उनकी लागत बहुत अधिक आती है। तो ये क्या करते हैं, अपनी कंपनी के अलग अलग रिपोर्टिंग के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग देशों में, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, विकासशील देशों में, ये अपने अलग अलग कॉल सेंटर्स जो हैं वो स्थापित कर देते हैं। जैसे भारत है, चाइना है, इन देशों में हम इस टाइप के कॉल सेंटर्स जो हैं वो बहुत अधिक देखेंगे या देखने को मिलते हैं। और इनके माध्यम से वो पूरे डेटाज जो हैं, चाहे वो यूएसए हो, ब्रिटेन हो, ये सब जानकारियाँ जो है वो इकट्ठी करते रहते हैं। और वो कारण ये है कि हमारे यहाँ आईटी सेक्टर्स में भी हम देखेंगे कि बहुत स्किल्ड पॉपुलेशन मिल जाती है, और ऐसी पॉपुलेशन जो बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तो जब ये कंपनियां यहाँ पर अपने कॉल सेंटर्स स्थापित करती हैं, तो एक तो इन्हें, चूँकि हम चाहे चाइना की बात करें या अपने भारत की बात करें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, और जनसंख्या भी ऐसी है कि स्किल्ड है, दक्ष है ना, और दक्ष होने के साथ साथ ये बेरोजगार है। तो इससे ये एक चीज़ ये हो जाती है कि जो विकसित देश हैं वो यहाँ पर अपने कॉल सेंटर्स स्थापित कर दिए, तो उन लोगों को कम कीमत पे, कम लागत पे जो है वो दक्ष व्यक्ति या दक्ष श्रमिक जो है वो मिल जाते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये होता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, जो हम आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, बाह्य स्रोतन की, तो इसमें हम जिसको बोलते हैं अपतरण या ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या होता है, जब बाह्य स्रोतन से का जो कार्य है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो हम कार्य कराते हैं, जब वो हम समुद्र पार के देशों में ये कार्य कराया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑफशोरिंग। मतलब जब हम अपने ही देश में अलग अलग राज्यों से या अलग अलग प्रदेशों से वो कार्य करा रहे हैं, तो इसे हम आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसे विदेशों से या समुद्र पार देशों से ये कार्य करवा रहे हैं, तो उसे ऑफशोरिंग या अपतरण कहते हैं। अब बाह्य स्रोतन के क्षेत्र कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आउटसोर्सिंग से काम कराया जाएगा? तो उसमें हम देखेंगे जहाँ पर भी सस्ता और कुशल श्रम हो, है ना, लेबर्स जो है वो सस्ते भी मिल रहे हैं और स्किल्ड लोग भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आउटसोर्सिंग से काम कराया जाता है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि इससे जहाँ पर बेरोजगारी है, रोजगार उतना अधिक नहीं है, तो वहाँ पर भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कराया जाता है, और इससे रोजगार में भी वृद्धि होती है। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रवास में भी, माइग्रेशन में भी कमी आती है। माइग्रेशन में कमी इसलिए आ रही है कि भाई लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्किल्ड लेबर्स मिल जा रहे हैं, और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी ये हो जाता है कि भाई उनको अपने ही देश, अपने ही राज्य, अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल जाता है, उन्हें दूसरे देश में जाकर ये काम नहीं करना होता है। तो उनका खर्च भी बच जाता है कि अपने ही क्षेत्र, अपने घर में ही रहकर वो कार्य कर रहे हैं। तो इससे प्रवास में भी जो है वो कमी आती है। अब बेस क्या क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के या बाह्य स्रोतन के आधार कौन कौन से हैं? तो हम देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतन, और दूसरा है व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतन। ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतन जिसको हम बोलते हैं KPO इंग्लिश में, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतन को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। मतलब एक जो है आउटसोर्सिंग वो नॉलेज बेस्ड भी किया जाता है, और दूसरा व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। तो जो नॉलेज बेस्ड पे किया जाता है या ज्ञान के आधार पर किया जाता है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो उसमें हम देखेंगे जो अनुसंधान है, जितने भी प्रकार के जो रिसर्च कार्य किए जाते हैं, या डेवलपिंग जो प्रोसेस होते हैं, विकास की जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ई लर्निंग हम कह दें अभी वर्तमान में, इसके साथ ही साथ जो बिजनेस में रिसर्च किया जाता है, या जो कानूनी प्रोफेशंस होते हैं लॉ में, और इन सब के अलावा बैंकिंग सेक्टर्स जो है, इसमें भी हम देखते हैं कि आउटसोर्सिंग किया जाता है। अब जो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होता है, उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र होते हैं,
वहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लेबर्स जो हैं वो कार्य करते हैं या मंगाए जाते हैं, स्किल्ड पर्सन्स। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग होती है। जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर्स जो होते हैं अलग अलग, इसके अलावा कॉल सेंटर्स का भी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें भी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोतन किया जाता है। अब इन सब के अलावा एक छोटा प्रश्न और है, होम शोरिंग। होम शोरिंग क्या होता है? सूचना तकनीक से घर बैठे कार्य करना। अभी कोविड के समय आपने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, जिसको हम कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इतनी विकसित हो गई है कि हम घर बैठे ऑफिस का काम घर बैठे ही कर रहे हैं। तो ये चलन जो है आपने कोविड के समय में बहुत अच्छे से देखा होगा। आपने अपनी पढ़ाई भी जो है वो ऑनलाइन की होगी कि आपके टीचर जो हैं वो घर बैठकर आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी अपने घर में बैठे हैं, आपके टीचर भी जो है वो अपने घर में बैठे हैं और उस ऑनलाइन के माध्यम से आपकी कक्षाएं जो हैं वो संचालित हो रही थी। और ऐसे ही जो अलग अलग ऑफिसेस थे, कार्यालय हैं, यहाँ पर भी वर्क फ्रॉम होम का चलन जो है वो हमने अभी देखा। तो इसको हम बोलते हैं होम शोरिंग, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से घर बैठे बैठे ही कार्य करना होम शोरिंग जो है कहलाता है। एक छोटा पॉइंट इसमें और है जिसको हम बोलते हैं अंकीय विभाजन या अंकीय विभाजक। इसी में जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो विकसित और विकासशील देश हैं, इन विकसित और विकासशील देशों में सूचना और संचार तकनीक पर जो आधारित विकास का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक देश के अंदर भी हमको इसमें बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है। कुछ देश जो हैं वो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस व्यवसाय में लगे हुए हैं या बहुत ज़्यादा विकसित हैं। विकसित देश बहुत ज़्यादा विकसित हैं और पिछड़े हुए देश जो हैं वो पिछड़ते ही जा रहे हैं। हम अपने देश के भी अंतर यदि बात करें तो कुछ देश या कई देशों में भी हम देखेंगे, अपने भारत देश में ही बात करेंगे तो भारत के अलग अलग प्रदेश या राज्य में भी हमको ये असमानता जो है वो देखने को मिलती है। जो राज्य या जो क्षेत्र बहुत विकसित हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं और जो पिछड़े हुए हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। जैसे हम पूर्वांचल के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं। हम बिहार की बात कर लें तो ओडिशा की बात कर लें, और जब हम पंजाब, हरियाणा, यूपी इन क्षेत्रों में चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में है। तो हमको अपने अंदर देश के अंदर भी ये असमानता देखने को मिलती है। तो हम सीधे से कह सकते हैं जो विकसित और विकासशील देश होते हैं इसमें सूचना और संचार तकनीक पर जो आधारित विकास होता है, जब इसमें असमानता देखने को मिलती है और इस असमानता के आधार पर जब हम इसका विभाजन करते हैं तो इसे हम अंकीय विभाजन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप पर। तो जैसा भी हमने कहा कि भाई चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जितने भी जो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने या नीतियों का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। पंचम क्रियाकलाप एक नवीन विचारधारा हम कह सकते हैं या वर्तमान विचारों की रचना, उसके पुनर्गठन, व्याख्या, जो डेटा एनालिसिस का कार्य है या डेटा यूज़ का है, या नवीन जो प्रौद्योगिकी है, न्यू टेक्नोलॉजी जितनी भी आ रही है उनके मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। वरिष्ठ व्यावसायिक, कार्यकारी या सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त और विधि परामर्शदाता, ये सभी जो हैं वो विशेष और उच्च वेतनमान वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचम क्रियाकलाप के कार्यकारी होते हैं। और ये बुद्धिजीवी जो हैं वो स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं। बच्चों, जब हम क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं तो कार्य की प्रकृति के अनुसार कुछ इनके कॉलर के रंग का निर्धारण किया गया है। हालांकि हमने प्राथमिक क्रियाओं के संदर्भ में ये बात भी की थी, लेकिन इस
एक तालिका के माध्यम से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ कॉलर का रंग दिया है और दूसरी तरफ उस कार्य को करने वाले लोगों के कार्य की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। तो हम देख रहे हैं लाल कॉलर। लाल कॉलर जो श्रमिक होते हैं ये प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, जैसे आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य। स्वर्ण कॉलर वाले जो कर्मचारी होते हैं, अभी ही हमने चर्चा की थी, जो पंचम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनका पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और उसका प्रयोग, और नवीन प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन। फिर है श्वेत या सफ़ेद कॉलर वाले श्रमिक। तो इनके कार्य की प्रवृत्ति होती है, ये उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में अति दक्ष व्यावसायिक श्रमिक होते हैं। धूसर रंग या धूसर कॉलर रंग वाले श्रमिक, ये जो हैं ये श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाले व्यावसायिक पुरुष होते हैं या व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, जैसे कि नाई, घरेलू कर्मचारी, सचिव, प्रशासनिक सहायक, प्राथमिक स्कूल के अध्यापक आदि। फिर नीला रंग जो है कॉलर का, वो ऐसे श्रमिकों को प्रदर्शित करता है जो श्रमिक उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित होते हैं। फिर है गुलाबी कॉलर वाले श्रमिक जो हैं वो श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाली जो व्यावसायिक महिलाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, हम धूसर और गुलाबी की, धूसर में हमने देखा था श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाले व्यावसायिक पुरुष, और गुलाबी में हम बात कर रहे हैं श्वेत कॉलर से कम दक्षता वाली व्यावसायिक महिलाएं। व्यावसायिक महिला श्रमिक जैसे कि आया हो गई, हेयर ड्रेसर, बेबी सीटर, घरेलू नौकरानी, सचिव और प्रशासनिक सहायक आदि। तो ये हो गए आपके कॉलर के रंग और उनके कार्य की प्रवृत्ति।